Very warm welcome in literal sense to। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। अप्रैल पार्ट 3 एंड पार्ट 1 ऑफ मार्च शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव, इंडिया लेड इनिशिएटिव मती कार्बन won 50 million prize regarding कार्बन रिमूवल कंपटीशन। ये मती कार्बन क्या है नहीं जानना, कितने पैसे जीते नहीं जानना। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे, इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूं, वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की टेक्नोलॉजीज या उसके कुछ मेथड्स कार्बन कैप्चर के, राइट। तो जो इन्होंने एम्प्लॉय किया उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। यहां पे हम बात करने वाले हैं कार्बन कैप्चर या फिर रिमूवल की। सिंपल फंडा, कुछ रॉक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑलिविन रॉक्स, बेसाल्टिक रॉक्स, नाम सुना है इनका? बोलिए जी। इनको यूज किया जा सकता है टू कैप्चर CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इनको यूज किया जा सकता है टू कैप्चर CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। पाउडर्ड फॉर्म में इनको स्प्रिंकल किया जाता है। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का भी काम आ सकता है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ाना शुरू कर दो वहां, राइट। ऑलिविन और बेसाल्टिक रॉक्स को पाउडर्ड फॉर्म में स्प्रिंकल किया जाता है जमीन पे, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं। CO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद स्टेबल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट आयंस बना देते हैं, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयंस। एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में है? CO2 की फॉर्म में। क्या वो ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल है। दैट इज एक कल्प्रिट है जो हमारे अर्थ के केस में टेम्परेचर बढ़ाने के केस में रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको पकड़ लो, उसको पकड़ के किसी और फॉर्म में स्टोर कर लो। वो जो दूसरी फॉर्म है वो क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म, कार्बोनेट आयंस की फॉर्म। जब C के अंडर कार्बन की बात करते हैं हम, तो C के अंदर कार्बन प्राइमरीली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है और स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पे कुछ रॉक्स को यूज किया जाएगा, उनके सरफेस एरिया को बढ़ाया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा CO2 को अपने साथ रिएक्ट करवा सके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आने वाला है कार्बोनेट या फिर बायोकार्बोनेट आयंस। क्लियर है जी? ये कार्बन कैप्चर की वन ऑफ द मेथड है। डन। इसके साथ साथ जब आप उन रॉक्स को जमीन पे स्प्रिंकल करते हो, उसके साथ साथ जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ती है, उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जो ऑलिविन रॉक्स हैं, बेसाल्टिक रॉक्स हैं, ये क्या है? दे आर रिच इन मैग्नीशियम, दे आर रिच इन आयरन। ये न्यूट्रिएंट्स फिर सॉइल तक पहुंच जाते हैं। अगेन वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट बॉदर्ड बाय द फैक्ट कि हमने कैसे रिएक्शन करनी है, पूरी कुछ नहीं करना। हमें दो चार चीजें याद रखनी है। पहली बात कि ऑलिविन रॉक को या बेसाल्टिक रॉक्स को यूज किया जाता है टू कैप्चर CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और वो CO2 को कैप्चर करके किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट फॉर्म में। इसी के साथ साथ दूसरा बेनिफिट जो हमें मिल रहा है इसका, कि यार जो ये ऑलिविन और बेसाल्टिक रॉक्स हैं, दे आर रिच इन मैग्नीशियम, दे आर रिच इन आयरन, दे आर आल्सो रिच इन सिलिकॉन। यही न्यूट्रिएंट्स बाद में हमें मिल सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। डन है जी, चलें आगे। नेक्स्ट, इनलैंड वाटरवेज। अब क्वेश्चन अक्सर आता है रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स क्या होता है? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। सही बात है। अगर सुनिए जरा, अगर किसी किसान ने एक फसल उगाई अपने खेत में, वो लॉजिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। लॉजिस्टिक्स का पार्ट तब शुरू होने वाला है जब उस फसल की कटाई शुरू हो जाएगी, उसको वो कहीं पे स्टोर करने वाला है, चाहे अपने खेत में ही करे। पहला पार्ट आ चुका लॉजिस्टिक्स का। फिर
उसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी, किसी मंडी तक पहुंच रहा है वो, फिर उस मंडी से आगे होलसेल मार्केट में जा रहा है, रिटेल मार्केट में जा रहा है, वहां पे भी कहीं कहीं पे स्टोर हो रहा है। तो ये सारा पार्ट बनता है लॉजिस्टिक्स का। अपने आप में थोड़ा सा वाइड स्ट्रेच डेफिनेशन बनती है लॉजिस्टिक्स की। अब स्टोरेज को अलग कर दें, अगर ट्रांसपोर्टेशन वाले कंपोनेंट को पकड़ें, तो मेजरली 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। टू एन एक्सटेंट बड़े छोटे लेवल पे होता है एयर बेस्ड, लेकिन इंडिया में मेजरली आप बात करोगे रोडवेज, देन रेलवेज एंड देन वाटर बेस्ड। तो आप कॉमन सेंस यूज करके बताओ मुझे कि इंडिया में मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन किस मोड से हो रही होगी, किससे हो रही होगी? रेलवेज, रोडवेज, गुड्स की, रेलवेज, रेलवेज गलत। मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हो रही है रोड बेस्ड, ट्रक्स के थ्रू। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप रोड बेस्ड या रेल बेस्ड या वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन को कंपेयर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एमिशंस दे प्रोड्यूस, और उसके साथ साथ कितना वो एक प्रोडक्ट का, एक अगर मैं बताऊं यहां पे कि मान लो 1 लीटर तेल में ये 24 टन कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, 24 टन पर किलोमीटर 1 लीटर तेल में। रेलवे सिमिलरली 1 लीटर तेल में 95 टन्स को ट्रांसपोर्ट करती है पर किलोमीटर। और वाटर बेस पे आओगे आप, अगेन 1 लीटर ऑयल 224 टन्स पर किलोमीटर। तो एफिशिएंसी कहां पे सबसे ज्यादा है? वाटर बेस के केस में। लेकिन उल्टा है हमारे यहां पे, जितनी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो मेजरली किससे हो रही है? रोड बेस्ड हो रही है। तो इसीलिए आप देखोगे हमारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। 12 से 14% ऑफ जीडीपी हमारा ऑन एन एवरेज कंज्यूम हो जाता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में। उसको हमने कम करना है, उसको कम करना है। तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ अपना यहाँ पे सोचना शुरू किया। उन्होंने बोला यार हमारे पास नदियां तो बहुत सारी हैं, तो क्यों ना हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म बनाए। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जो इंडिया की नदियां हैं उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की बात करो। अब बड़ी हासोहीनी गल हो जाती है कि पंजाब विच भी होंदी सी, कहा था कि पानी वाली बस चलाएंगे। ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है, चलानी चाहिए। हो सकता है ना, बस ड्रेजिंग करनी है, थोड़ी सी ड्रेजिंग करनी है ताकि ड्राफ्ट जो हो ना, जो डेप्थ है वो बना रहे। हो तो सकता है, ठीक है, होना चाहिए और करेंगे इसको। ठीक है, हंसना नहीं है इस बात पे। बढ़िया गल है ना, बढ़िया गल है। चलो, हाँ जी, हाँ आइडिया तो अच्छा है। ये देखो मेन बात तो यहाँ पे आ रही है सारी, कार्बन एमिशंस कम होने वाली है। तो फिर हमने यहाँ पे तवज्जो देना शुरू किया इनलैंड वाटरवेज को। उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज आ चुकी है। इंडिया अचीव्ड अ रिकॉर्ड 145.5 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो मूवमेंट ऑन इनलैंड वाटरवेज इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, अप फ्रॉम 18 मिलियन मेट्रिक टन 2013-14 में। तो लगभग आप देखोगे 7 से 8 गुना आपने कार्गो मूवमेंट बढ़ा दिया पिछले 10 साल में। अब ये डेटा इसलिए लिख लेना यार, जब आप अपना आंसर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हो कि स्टेटस ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में कैसा है, लिख देना वहां। ठीक है जी, उससे शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। लेकिन आज भी जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है कि आज भी जो मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड बेस्ड ही है, डिस्पाइट ऑल द इनएफिशिएंसीज दैट इट हैज। तो आज के टाइम पे 2% आपका टोटल मॉडल शेयर है जो कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने उसको पिछले 10 साल में 8 गुना बढ़ा दिया है। लेकिन फिर भी टोटल फ्री ट्रांसपोर्ट का, टोटल गुड्स ट्रांसपोर्ट का वो सिर्फ 2% का ही शेयर बनता है।
और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं टू 5% अंडर मैरीटाइम अमृत काल विजन। क्लियर है? डन। इसके साथ साथ एक और चीज देख लेते हैं कि हमने यहां पे नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर करना शुरू किया, जैसे नेशनल हाईवेज डिक्लेयर करिए थे, तो वैसे ही कुछ नेविगेबल चैनल्स होंगे जिनको आप नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर करोगे बाय द एक्ट ऑफ नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016। नेशनल हाईवेज के लिए कोई नोडल अथॉरिटी बनाई हुई है इंडिया में? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वैसे ही इनलैंड वाटरवेज के लिए भी एक अथॉरिटी बना रखी है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनका काम है जो नेशनल वाटरवेज आपने डिक्लेयर कर दिए हैं उनको मैनेज करना। कैसे ऑपरेशनलाइज होंगे, सब कुछ होगा, वो लोग देखने वाले। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की पेरेंट मिनिस्ट्री कौन हो सकती है? रोड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। यहां पे कौन सी होने वाली है फिर? IWAI की नोडल अथॉरिटी, नोडल मिनिस्ट्री कौन हो सकती है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग भाई, उन्हीं का काम है ये। ठीक है, तो गलत नहीं करना। क्लियर? तो आज के टाइम पे अंडर दिस एक्ट 111 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिए गए। 111 सारे ऑपरेशनलाइज नहीं है, कुछ चलते हैं उसमें से, और उसमें से भी कुछ हाईली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेशनल वाटरवे 1। ये करता है कहां पे ऑपरेट? इलाहाबाद, हल्दिया, कवरिंग स्टेट्स फ्रॉम यूपी, बिहार, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक, यूपी, बिहार, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल। क्लियर है जी? इसी नेशनल वाटरवे की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ड्रेजिंग अच्छे से हो, यहाँ पे टर्मिनल्स अच्छे से डेवलप हो, पोर्ट्स बनने वाले वो अच्छे अच्छे बने, तो यहाँ पे सरकार एक प्रोजेक्ट लेके आई थी, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट नेशनल वाटरवे 1 के लिए, 2 के लिए नहीं, 3 के लिए नहीं, 4 के लिए नहीं, सिर्फ नेशनल वाटरवे 1 के लिए। क्लियर है जी? डन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल वाटरवे 1। इसके साथ साथ 2 को भी देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे 2 कहां पे है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, किन पॉइंट्स के बीच में? सदिया टू धुबरी, वेरी गुड। सदिया टू धुबरी, असम स्टेट में, ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है जी। शगुन के तौर पे नेशनल वाटरवे 3 को भी देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कहां पे है? साउथ में, केरल, बिल्कुल सही बात है। वहां पे वेस्ट कोस्ट कैनाल के नाम से इस नेटवर्क को बनाया गया है, वेस्ट कोस्ट कैनाल, केरला। केरला के जो बैक वाटर्स हैं उनको एफिशिएंटली यूज करने के लिए। क्लियर है जी? नेशनल वाटरवे 4 को भी देख ही लेते हैं, फिर कहां पे है नेशनल वाटरवे 4? अगेन साउथ में ही है, सोचो जरा। कर्नाटका नहीं, थोड़ा ऊपर आओ।
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसमें कोई मेजर रिवर? आंध्र प्रदेश में 2 मेजर रिवर्स हैं, उनमें से एक का नाम ले दो। कावेरी कौन बोल रहा है भाई? कृष्णा, कृष्णा, रिवर कृष्णा पे। ठीक है जी, रिवर कृष्णा पे उसका फेज 1 चल रहा है अभी। कृष्णा कहां पे? आंध्र प्रदेश। सिमिलरली रिवर मंडोवी की बात करते हैं, नेशनल वाटरवे 68 है वहां पे। ठीक है, जुआरी की बात करते हैं, चेक कर लेना, उनमें से इनमें से एक का 68 है, एक का 111 है, तो कोई पूछने वाला नहीं, वैसे बता रहा हूं। तो मेजरली ये 4 है, ये याद रखने आपने। क्लियर है जी? इसके साथ साथ जब इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे थे तो हमने एक प्रोटोकॉल उनके साथ साइन किया था रिलेटेड टू इनलैंड वाटरवेज, लेकिन अब वो क्योंकि रिलेशन भी खराब हो चुके हैं तो वो भी अब ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाएगा। जलवाहक स्कीम लेके आए थे हम एक, जिसके तहत बोला था कि हम कोलकाता को कनेक्ट करेंगे विद नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉट बाय रोड बट बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग वाटरवेज जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। लेकिन अभी क्योंकि वो मसला ही सारा बिगड़ चुका है तो उसको भी हम यहाँ पे कोट करने का फायदा कोई है नहीं। क्लियर है जी? चले, आइडिया क्लियर है? नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गेट्स अप्रूवल फॉर पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट। अब इसमें 7 टेक्सटाइल पार्क्स हैं, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो कि पूछा भी जाता है कि अकाउंट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर कॉटन इंडस्ट्री। मेंस में सवाल अक्सर पूछा जाता है। सवाल समझ आया? सवाल एग्जैक्टली ये है इसका मतलब। आयरन इंडस्ट्री सारी जगह नहीं फैली हुई, कोल इंडस्ट्री सारी जगह नहीं फैली हुई, लेकिन कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको पूरे देश में मिल जाएगी। ये सवाल है कि अकाउंट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ टेक्सटाइल या फिर कॉटन इंडस्ट्री। अब उसमें एक बात तो हम लिखते हैं कि यार सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन उसके बाद भी हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमने इंप्रूव की, नई टेक्नोलॉजीज आई, उसके तहत हम देखते हैं कि पंजाब जैसे स्टेट्स भी हैं वो कॉटन कल्टीवेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी रॉ मटेरियल मिल जाएगा। फिर जो आपका वेस्टर्न पार्ट है विच इंक्लूड्स गुजरात देन महाराष्ट्र, वहाँ तो ब्लैक सॉइल है, वहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन हो सकती है। फिर हम बोलते हैं कि तमिलनाडु वाली साइड में ना ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट नेचुरली एक एडवांटेज देती है स्पिनिंग के लिए, तो जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रही होती है वहां पे इजी हो जाती है। फिर हम एक और बात लिखते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स भी कुछ ऐसी हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ ऐसी हैं जो कि रीजनल डेवलपमेंट की तौर लेके जाती है तरफ। ऐसा ना हो कि यार एक ही सेक्शन में, एक ही साइड में हमेशा एक इंडस्ट्री क्लस्टर होती जाए, वहीं पे कंसंट्रेट होके रहे, बाकी जगह ना फैले। तो गवर्नमेंट एक रीजनल डेवलपमेंट की बात करती है। क्लियर है जी? तो उसी की तरफ एक ये डिसीजन भी आया हुआ है पीएम मित्रा पार्क्स का, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क्स। यहां पे रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए। क्या चाहिए उनको? उनको अनइंटरप्टेड पावर चाहिए, मिल जाएगी। उनको वाटर सप्लाई चाहिए, मिल जाएगा। उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोडाउन चाहिए, मिल जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए गोडाउन अलग होने वाला है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अलग होने वाला है। फिर उससे लिंक्ड वहां पे कुछ आईटीआईज होंगी जहां से स्किल्ड लेबर आने वाली, मिल जाएगी। तो आईटी पार्क बनाने की बात करें, जैसे आईटी पार्क होता है वैसे यहाँ पे एक टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात करें जहां पे प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है कि आप आओ वहां पे और अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पे लगाओ।
अब दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब यू स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, पहले वहां पे पेड़ पौधे कुछ थे, उसको हटाया गया, अब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया, दिस इज ग्रीन फील्ड, जीरो से स्टार्ट किया गया ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड होता है कि वहां पे पहले कोई टेक्सटाइल पार्क थी, कुछ क्लस्टर था वहां पे, लेकिन अब आपने उस एरिया को रीडेवलप करना शुरू किया, आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले कुछ था वहां पे, तो इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट बनने वाली है ये बनने वाली है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो पीएम मित्रा स्कीम के अंदर दोनों ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स दोनों कवर है। क्लियर है जी? तो टोटल 7 पीएम मित्रा के पार्क्स हैं इंडिया में, वो आप देख लो। उत्तर प्रदेश लखनऊ जो कि ग्रीन फील्ड है, उसके बाद गुजरात में नवसरी ग्रीन फील्ड, देन महाराष्ट्र अमरावती ब्राउन फील्ड, उसके बाद कर्नाटका कालबुर्गी ग्रीन फील्ड, तमिलनाडु विरुद्धनगर ग्रीन फील्ड, तेलंगाना ब्राउन फील्ड वरंगल, और जिसकी वजह से न्यूज आई है मध्य प्रदेश धार ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड उतना ज्यादा तो मुझे लगता है याद रखना मुश्किल हो जाएगा, अगर उन्होंने पूछा भी तो बाउंसर क्वेश्चन बनने वाला है, तो अपने माइंड को इतना बर्डन मत डालना कि इसको ऐसे याद करना है, बट हाँ प्लेसेस आपको याद होने चाहिए ताकि मेंस में भी कोड कर सको आप। चलें, हो गया। इसके साथ साथ कुछ और कंपोनेंट्स हैं स्कीम के, उसको भी कवर कर लेते हैं। टोटल आउटले लगभग 4500 करोड़ से ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स अप टू 2027 2028। इसके बाद 800 करोड़ की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, एंड अप टू 500 करोड़ फॉर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स पर पार्क। दिस इज इंपॉर्टेंट। डन, चलें आगे। ऊपर वाला नहीं लिखना, छोड़ दो यार इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीनफील्ड सर वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप स्टार्ट से मतलब स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे पहले कोई आईटी पार्क नहीं था, कोई कुछ भी पार्क नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां। जमीन को एक्वायर किया गया सरकार से, सरकार ने किया, अब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना शुरू किया, ग्रीन फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ब्राउन फील्ड मतलब वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज पहले से थी, एक हब बना हुआ था पहले से ही, वहां पे काम चल रहा था। एग्जाम्पल लुधियाना यार, लुधियाना कोई अब यहाँ पे इसमें तो एडेड नहीं है, लेकिन लुधियाना का अपने आप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, तो कल को जब लुधियाना को इंक्लूड करेंगे तो ब्राउन फील्ड की इन्वेस्टमेंट आएगी। हाँ जी, ਹੁੰਦੀ है मैम, बट लार्जेस्ट प्रोडक्शन ਆਪਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮੱਧ ਸੌਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਾਟਨ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਕੈਲਕੱਟਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ।
ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟੈਕਸਟਾइल्स में। ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਡਵਾਂटेज भी है उसको। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। एनुअल मास्टर प्लान फॉर रिवर सिटीज अलायंस अप्रूव्ड। एनुअल मास्टर प्लान फॉर रिवर सिटीज अलायंस अप्रूव्ड। यहां पे गौर करने वाली बात या गौर करने वाला टॉपिक रहेगा रिवर सिटीज अलायंस। अब इतना पता है हम सबको कि अर्बन फ्लडिंग इज अ बिग इशू। अर्बन फ्लडिंग इज अ बिग इशू, हर साल अर्बन फ्लड होता ही होता है, राइट। उसके साथ साथ जो रिवर किसी सिटी से गुजर जाए, क्या वो पोल्यूट हो जाती है? फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन, यस हो जाती है। तो क्या इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है? ऑफ कोर्स ट्राई कर रहे हैं। तो उसी के तहत यहाँ पे एनुअल मास्टर प्लान को अप्रूव किया गया फॉर रिवर सिटीज अलायंस। आरसीए क्या है समझाता हूं मैं आपको आराम से। न्यूज क्या है? NMCG National Mission for Clean Ganga has approved 2025 action plan under RCA aimed at mainstreaming river sensitive urban planning in Indian cities. हमारी पॉलिसी डिजाइनिंग में, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन में कहीं भी रिवर को मेन स्ट्रीम नहीं किया जाता कि इसको कैसे कंजर्व करेंगे। एट द फर्स्ट प्लेस जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की भी इंडिया में, तो हम अर्बन स्प्रॉल की बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्लानिंग तो वहां पे भी नहीं आती, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत ही आती भी है उसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो आइडिया इस कि जब आप सिटी को प्लान कर रहे हो कि इसको कैसे एक्सपैंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मोहाली को एक्सपैंड कर रहे हैं आप गमाडा के तहत, क्या उसके प्लान में हमने रिवर घग्गर को इंक्लूड किया है? ऑल्दो थोड़ा दूर से जाती है, लेकिन फिर भी किया है? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, करते नहीं है, राइट। छोटे छोटे चोर्स जा रहे हैं, उन पे भी उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये तो मैं जस्ट एक आपको जेनरिक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल लुधियाना के केस में यार, वहां से एक दरिया निकल रहा है, बुड्ढा दरिया बोलते थे उसको, अब वो नाला बन चुका है। क्या उसके लिए प्लान हमने कुछ कंसीव किया था? नहीं किया था। तो आइडिया इस कि जब आप सिटी को प्लान कर रहे हो, उसकी एक्सपेंशन को प्लान कर रहे हो, तो उसमें रिवर को मेन स्ट्रीम करना ही करना है। ठीक है जी। और यही आइडिया था रिवर सिटीज अलायंस का भी, आरसीए। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपने यहाँ पे एनुअल मास्टर प्लान जारी कर दिया कि आपको ये हदायतें पूरी करनी पड़ेंगी जब आप सिटीज को एक्सपैंड कर रहे हो, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है उस प्लान में, ये सब बातें। ठीक है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। रिवर सिटीज अलायंस, रिवर सिटीज अलायंस 2021 में लॉन्च किया गया था, ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। रिवर सिटीज अलायंस, यहां पे बोला गया कि यार बहुत से शहर हैं जो हमारे देश की बहुत सारी नदियों के ऊपर स्थित हैं, तो क्यों ना एक दूसरे से सीखा जाए कुछ, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनके चैलेंजेस को हम समझ सकते हैं, उनको कुछ सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो पीयर लर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे रिवर सिटीज अलायंस के केस में। कब लॉन्च किया गया था? 2021 में। किन दो के मिनिस्ट्रीज के द्वारा? जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। इतना बहुत है, ये भी जानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ लिंक्ड एक न्यूज है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। सुना इसके बारे में? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कब? किसमें? COP28। COP28 में इंडिया ने इनिशिएट किया कि भाई हम अपने कंट्रीज में रिवर सिटीज अलायंस लेके आ रहे हैं, तो क्यों ना ग्लोबल लेवल पे लेके जाए इसको, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। अब यूरोप में कुछ नदियां थी जो पहले पॉल्यूटेड थी, अब उन्होंने साफ कर दी हैं, क्यों ना उनकी नॉलेज को हम यूज कर सकें। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। डेवलपिंग वर्ल्ड है, अफ्रीका में डेवलपिंग वर्ल्ड है, एशिया में डेवलपिंग वर्ल्ड है, उनकी प्रॉब्लम्स हमारे जैसी हैं। हमने साबरमती को साफ कर लिया,
हम क्यों ना वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा दें। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, डन, COP28 में इंडिया ने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट, यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। अब इसकी फाइंडिंग्स हैं, ये बोल रहे हैं कि एवरी 1 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर में जो राइज होता है उसके साथ साथ एसोसिएटेड है 4.7% इंक्रीज इन इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव बोलता है कि विद एवरी 1% इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इज 4.7%। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसके इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, उसमें हम बात करते हैं इकोसिस्टम पे बात करते हैं, उसमें हम कंट्रीज की इकोनॉमीज पे बात करते हैं, हेल्थ सिस्टम पे बात करते हैं, लेकिन इस पॉइंट को भी वहां पे लेके आ सकते हैं यार कि इंटरपर्सनल रिलेशंस में भी फर्क पड़ता है अकॉर्डिंग टू यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। अब यहां पे बोला गया, एग्जांपल के तौर पे सोचो, अभी हीट वेव का सीजन चल रहा है, गर्मियां हो रखी हैं, अब ज्यादा काम हो भी नहीं रहा, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, दिक्कत हो जाती है। अब जो इनसेंसिटिव लोग हैं वो अपने एंगर को डिस्प्लेस करते हैं, गुस्सा किसी और चीज पे, निकालना किसी और चीज पे। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसकी वजह से यहां पे आपको वायलेंस भी देखने को मिल रही है। इस पॉइंट को कोट कर लेना, हंसना नहीं है इस पे, ठीक है। यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, ये प्रोग्राम के तौर पे देख लेते हैं कि कब लॉन्च किया गया था। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। किस किस का ज्वाइंट प्रोग्राम है? यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन का यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। नहीं नहीं, वो एक बात है। अब मान लो कि अगर ऑन अ सीरियस नोट भी बात करें कि किसी की जॉब लॉस होगी उसकी वजह से, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होने वाला बंदा, उसकी वजह से भी यहां पे हो सकता है, वायलेंस है, ठीक है। डन है जी। यूएन प्लस यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, 2017 में इसको लॉन्च किया था। नाम क्या है इसका? स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। चले आगे, नेक्स्ट। ओडिशा गवर्नमेंट नोटिफाइड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एज अ नेशनल पार्क। आपके लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पे है? ओडिशा। अब मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा कि कैसे नोटिफाई किया जाता है, क्या प्रोसेस है उसका, किस एक्ट के तहत किया जाता है, हमने पहली क्लास में कर लिया। एक और जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पे जाननी जरूरी है आपके लिए कि सिमलीपाल इकलौता रीजन है जहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, उसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये, और यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में बहुत सारे हैं, कितने हैं टोटल? 18। और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत कितने हैं? 12। वो किसके तहत, किस फिलॉसफी के तहत डिक्लेयर किए जाते हैं? मैप के तहत। तो उनमें से एक ये भी है, राइट। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। आपको 4 या 5 ऐसे नेशनल पार्क दे देंगे, 4 दे देंगे ऑफकोर्स आपके करंट पैटर्न के हिसाब से, और स्टेटमेंट ऊपर डाली होगी कि यार ये ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। क्लियर है जी? डन। एक और यहां पे इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया में टाइगर्स सिर्फ और सिर्फ यहां पे पाए जाते हैं जिनका मेलानिस्टिक कंटेंट हाई होता है, या मेलानिस्टिक टाइगर्स यहां पे पाए जाते हैं जिनका मेलानाइन कंटेंट हाई होता है। टाइगर्स कैसे होते हैं? शेप ब्लैक स्ट्रिप देन ऑरेंज, ऐसा ही होता है। तो जब कलर ब्लैक डोमिनेट करना शुरू हो जाए किसी भी स्पीशीज में, तो बोला जाता है कि उसमें मेलानाइन कंटेंट हाई हो चुका है, मेलानाइन कंटेंट हाई हो चुका है। और इंडिया में इस टाइप की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है सिर्फ और सिर्फ यहीं पाई जाती है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। यहां पे जो ब्लैक स्ट्रिप्स हैं वो डोमिनेट करती हैं टाइगर के पैटर्न से, ऑरेंज वाला पैटर्न कम हो जाता है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे आपको मेलानिस्टिक टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं देखने को मिलते। हाँ जी, डन। चले आगे, नेक्स्ट। एम फॉर नेचर इनिशिएटिव, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट। एम फॉर नेचर इनिशिएटिव, एम फॉर नेचर इनिशिएटिव फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है। आइडिया वही है कि आपने नेचर को कंजर्व करना है। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो स्टेटमेंट की फॉर्म में। सेकंड स्टेटमेंट बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट होती है, वो आप पकड़ लोगे। पहली स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि यार ये FAO ना होके यहाँ पे UNEP आ जाएगा, UNDP आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। एम फॉर नेचर इनिशिएटिव फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। अब क्या ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? फिर से मैं अपना होमवर्क रिपीट करूंगा कि बाकी भी UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं दुनिया में, हैं 24 हैं। पढ़ लो यार, उसको याद कर लो उसको। ठीक है जी, चलें अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या काम करना चाहते हैं। द आइडिया इज टू रिस्टोर एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय 2030। ये नंबर 30% याद रखना यार, बार बार इसको यूज किया जाता है। 30%, 30%, 30%। जब हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तब भी 30% की बात करते हैं। अब जैसे 1.5 डिग्री का टेम्परेचर मार्क आपने सेट कर दिया ना कि इससे ज्यादा हम बढ़ने नहीं देंगे, तो वैसे ही 2030 का लिंक बन चुका है 30% के साथ कि इतना डिग्रेडेड जो आपका इकोसिस्टम हो चुका है उसको रिस्टोर करना है। तो कल को क्वेश्चन आएगा ना 30% के साथ छेड़खानी कर देंगे, वो इसको 50% कर देंगे। अब चाहे आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, एक बार उसको सोच लेना फिर वहां पर। यार मैंने 1000 किताबें पढ़ ली, 1000 पेज पढ़ लिए अपने अब तक करंट अफेयर्स के, मैंने कहीं पे 50% नहीं पढ़ा बाय 2030, 45% नहीं पढ़ा बाय 2030। अगेन रिस्टोरेशन ऑफ नेचर। तो डन। और यही जो गोल है बाकी जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की जिसकी मैंने बात की आपको, उसके साथ भी लिंक हो रखे। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट। इसकी एम फॉर नेचर की फुल फॉर्म कुछ जरूरी नहीं है मैम, ना वो पूछेंगे। एम फॉर नेचर इतना याद रखो बस। किसके मैम? कंट्री वाइज गोल्स? नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं, इतना ही पूछेंगे, चल जाएगा काम। चलिए नेक्स्ट। रेड क्राउंड रूफ टर्टल, रेड क्राउंड रूफ टर्टल आपके लिए सवाल है, इसका आयुसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड। हाँ जी, क्या एक्सटिंक्ट? लग तो नहीं रहा, इसकी शक्ल देख के एक्सटिंक्ट होने वाला है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। अब इसको रीइंट्रोड्यूस कहाँ किया गया कहाँ नहीं किया गया अपने को जानने की जरूरत नहीं है, इतना जानो कि यार ये जो टर्टल स्पीशीज है ये आपको गंगा रिवर इकोसिस्टम के आसपास मिल जाएगी। चंबल में मिल जाएगी, मिल जाएगी यार, यमुना में थोड़ी सी मिल जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, रेड क्राउन रूफ टर्टल आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। चले आगे, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, टिक्सियन रीफ प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। टिक्सियन रीफ, अब कल के लेक्चर में हमने कवर किया था साउथ चाइना सी को, जिसमें हमने बोला था कि एक 9 डैश लाइन है जो चाइना ने बना रखी है अपने हिसाब से। साडा चलता है तब का सी कर दे, इनका चलता है करते हैं।
इसी में 3 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं जो डिस्प्यूटेड रहते हैं। स्कारबोरो शैलो यहाँ पे, देन स्पार्टली आइलैंड्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा पार्सल आइलैंड्स। ठीक है जी। तो स्पार्टली आइलैंड के केस में टिक्सियन रीफ है जिस पे चाइना ने बोला कि यार हमारा कब्जा है, अब हमने कर लिया। टिक्सियन रीफ, स्पार्टली आइलैंड्स जो ग्रुप है उसी में एक पर्टिकुलर आइलैंड है जिसका नाम पड़ गया टिक्सियन रीफ, जिस पे चाइना ने कब्जा किया। इतना जानना बस। 3 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, स्कारबोरो, स्पार्टली, पार्सल। 9 डैश लाइन जान ली, बहुत है। स्पार्टली आइलैंड्स में से भी अभी एक पर्टिकुलर आइलैंड आ गया, आइलैंड ग्रुप्स हैं, आइलैंड आ गया जिस पे चाइना ने कब्जा किया है, जिसका नाम है टिक्सियन रीफ। बस। फिलीपींस के साथ चलता रहता है। अब ये स्पार्टली आइलैंड्स जो है डिस्प्यूटेड है फिलीपींस के बीच में, वियतनाम के बीच में, चाइना के बीच में। ठीक है जी। तो अलग नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। स्कारबोरो जो ग्रुप है वो मेजरली फिलीपींस और चाइना के बीच में है। जो यहाँ पे पार्सल आ जाएगा उसमें वियतनाम का रोल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मलेशिया का रोल भी आ जाता है, चाइना भी आ जाएगा, फिलीपींस भी आ जाएगा। ठीक है जी। आइडिया वही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला जिसको मैंने कल भी बताया था, ईईजेड को लिंक करो कि अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव माइनिंग राइट्स मिलने वाले हैं। और साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है इसकी। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ होगी तो माइनिंग उतनी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। और ये जो पूरी वाटर बॉडी है इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट इज रिच इन मिनरल्स। तो फिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जियोपॉलिटिकली तो इंपॉर्टेंट है ही है। क्योंकि कभी मैं अभी नहीं बता रहा उसको, लाइन ऑफ डिफेंस बना रखे हैं और पूरी डिटेल में नहीं जा सकते उसको। जैसे हम बात करते हैं 9 डैश लाइन की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही एक लाइंस बना रखी हैं यूएस ने लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे अपनी। वो बोलते हैं कि अगर चाइना का एक्सपेंशन इस साइड शुरू हो गया तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस गई उनकी, और इधर हो गया दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई। तो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी इस चीज की, इस रीजन की पूरी है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, BRC, अंडर नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब कल हमने डेटा एक कवर किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जब हम बात कर रहे थे ब्रिक्स की लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप की, तो उसमें हमने बात किया था कि इंडिया के केस में इंडिया की लगभग 32% जो लैंड है वो डिग्रेडेड कैटेगरी में आती है, एंड 25% ऑफ द लैंड इज अंडरगोइंग डेजर्टिफिकेशन। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उसमें से एक इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, कि अब यहां पे आप बायो बेस्ड चीजों को यूज करोगे, बायो बेस्ड, बायो पेस्टिसाइड की बात करोगे, बायो इंसेक्टिसाइड की बात करोगे, बायो फर्टिलाइजर्स की बात करोगे, ताकि जो डिग्रेडेड क्वांटिटी या क्वालिटी हो चुकी है सॉइल की वो रिस्टोर होना शुरू हो जाए। और उसी के तहत नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत यहां पे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स वो सेंटर्स हैं, वो दुकानें हैं, वो शोरूम्स हैं जहां से आप बायो बेस्ड चीजों को खरीद सकते हो। इट कैन बी बायो फर्टिलाइजर, इट कैन बी बायो इंसेक्टिसाइड, इट कैन बी बायो पेस्टिसाइड। उसके लिए गाइडलाइंस आ गई, गाइडलाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं। डन है जी, क्लियर है। नेक्स्ट, गाजियाबाद नगर निगम पायनियर्स इन इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। अब इसको वे फॉरवर्ड में कोट करना। कल भी मैंने लिखवाया था एक वे फॉरवर्ड एमिशन ट्रेडिंग से लिख, हाँ जी, सूरत, सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। उसको बोला था कि यार इसको मॉडल की तरह बाकी जो सिटीज हैं वो भी फॉलो करें। अब हम अक्सर बात करते हैं कि यार जो वेस्ट मैनेजमेंट है एज एन इशू किसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है?
वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, उन्हीं का काम है, वही करेंगी। और फिर बोलते हैं हर बार जब अपना इशू लिख के जाते हैं कि यार इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, ये लिखते हैं वीक कैपेसिटी ऑन द पार्ट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। हाँ नहीं है पैसा, लेकिन देयर आर वेज ऑफ जनरेटिंग मनी, देयर आर वेज ऑफ रेजिंग फंडिंग। उनमें से एक है कि आप बॉन्ड्स इशू कर दो और पैसा ले लो, राइट। तो यहां पे वो लाइट दिखाई है किसने? गाजियाबाद नगर निगम ने। उन्होंने इंडिया के फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को इशू किया है और उससे उन्होंने 150 करोड़ फंडिंग को रेज किया। पर्पसेस टू क्लीन, या जब बात करें स्वच्छ भारत मिशन के अंडर भी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को आपने इंस्टॉल करना है, खुद के पास पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं? बॉन्ड्स इश्यू करो यार, ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू करो। ग्रीन बॉन्ड्स अपने आप में थोड़ा ज्यादा टॉपिक बड़ा है, तो आज के टाइप सिर्फ इतना समझो कि जब मैं ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स की, उसके केस में ना फिलॉसफी समझो बस, कि यहाँ पे जो इन्होंने पैसा रेज किया है ना, जिसने पैसा दिया है इनको, इस पर्पज से नहीं दिया कि मैं यहां से ना बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लूंगा। आइडिया वो है कि आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, ग्रीन बेस्ड चीजों को प्रमोट करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम बात करते हैं, इसके साथ साथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करते हैं। थोड़ा सा इकोनॉमी में पढ़ा होगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा है? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? राइट। अब उसमें मुनाफा हो रहा है, हो रहा है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे आपने वो बॉन्ड्स लिस्ट करने हैं या आपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट करने जिनके लिए आपको फंडिंग चाहिए। वो हो सकता है कि किसी भी पिछड़े हुए वर्ग में या इलाके में आपने स्कूल खोलना है, वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला, लेकिन कुछ लोग होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे कि ठीक है यार, मैं अपनी यहाँ पे अपने हिस्से से यहाँ पे कुछ पैसा देना चाहता हूँ, राइट। तो वैसे ही ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। यहाँ पे आप उसको क्लीनलीनेस के पर्पज से यूज कर रहे हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी के पर्पज से यूज कर रहे हो। डन है जी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 150 करोड़ रेस किए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो आपने टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ये पीपीपी फॉर्मेट में इंस्टॉल किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म में। तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है वे फॉरवर्ड भी। क्या लुधियाना की समस्या भी सॉल्व हो सकती है इससे? बुड्ढा नाला वाली बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पीपीपी फॉर्मेट में लेके आओ लोगों को वहां पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। उसके साथ साथ अगर आपके पास फंडिंग की कमी है तो रेस करो। वे फॉरवर्ड का मतलब वही होता है बस, कि इसको मॉडल की तरह बाकी सिटीज भी अडॉप्ट करना शुरू करें। म्यूनिसिपल एमसी में बॉन्ड इशू कौन करता है? समझा नहीं मैं। हाँ इशू किए। म्यूनिसिपैलिटी में ऑफिसेज होते हैं बहुत सारे, उनमें से एक रेवेन्यू फाइनेंस वाला ऑफिस होगा उनका, जिनका काम है भाई, जिनका काम है टैक्सेशन के थ्रू पैसा इकट्ठा करना, राइट। तो उधर उनके पास अथॉरिटी है कि वो दूसरे एंड से भी इसको जनरेट कर सकते हैं अपने रेवेन्यू को। सरकार नहीं इशू करने वाले उनके बिहाफ पे, नहीं, वो खुद ही इशू करने वाले हैं। आइडिया ये है कि यार हम आपसे 10 साल के लिए पैसा ले रहे हैं, ठीक है, 10 साल में लौटा देंगे, लेकिन हाँ इसका जो इंटरेस्ट होगा इतना होने वाला है, कम होने वाला है। मंजूर है तो यस बोलो, नहीं है तो नहीं। बॉन्ड इशू किया गया, डन। चले आगे, पक्का। नेक्स्ट, सेंटर लॉन्चेस ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ठीक है, फिर इससे लिंक्ड मेरे को क्वेश्चन भी याद आ गया जो मैंने आपको बचपन में बोला था कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ मेरे को, फिर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है?
इलेक्ट्रोलिसिस से किया जा सकता है। अब उस इलेक्ट्रोलिसिस को मैं, सुनिए जरा, थर्मल प्लांट के, पावर प्लांट के थ्रू भी तो कर सकता हूं। फिर वो क्या ग्रीन में आएगा? नहीं, उसको रिन्यूएबल सोर्सेज से करना है मेरे को। इट कैन बी सोलर, इट कैन बी विंड, इट कैन बी लेट्स से हाइड्रो टू एन एक्सटेंट। उससे जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, उससे हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं, हाइड्रोजन अपने काम का आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली ब्लैक हाइड्रोजन या ब्राउन हाइड्रोजन, यहां पे कोल को यूज किया जा रहा है, कोल को यूज किया जा रहा है, उसको लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में बर्न किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उससे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। फिर ग्रे हाइड्रोजन, जहां पे मीथेन को यूज किया जा रहा है, मीथेन की रिएक्शन की जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन, वाटर, हीट, सब कुछ होगा, वहां से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे सर, मीथेन। फिर पिंक हाइड्रोजन, यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जा रहा है, पिंक है मैम, पिंक। क्लियर है जी? फिर ब्लू हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहां पे ग्रे वाला सिस्टम फॉलो करेंगे, लेकिन साथ के साथ जो CO2 निकल रहा है उसको स्टोर करके रख लेंगे अपने पास, CO2 को बाहर नहीं जाने देंगे, कैप्चर करके स्टोर करके रख लेंगे, ब्लू हाइड्रोजन। अब ये जो मैंने आपको बताया इन जनरल आपको बताया ओवरऑल आइडिया, लेकिन जब हम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इतनी इजी नहीं होती चीजें। मान लो एक बार आपने लेट्स से हाइड्रोजन बना भी लिया, अब यार उसको आपको प्योरीफाई भी करना पड़ेगा, तभी यूज कर पाओगे। क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना और उससे पेट्रोल बनाना अलग चीजें हैं, रिफाइनरीज का काम आ जाता है बीच में। क्या क्रूड ऑयल को डायरेक्टली आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हो? डाल तो सकते हो, चलेगी नहीं, राइट? तो प्योरीफाई करने की जरूरत पड़ जाती है वहां पे। फिर उसको कंप्रेस करने की भी जरूरत पड़ जाएगी कि यार किसी तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, ऐसा तो नहीं खुश हो गया कि बना लिया हमने, आगे यूज भी करना है उसको। तो अपने आप में बड़ी कंप्लेक्स हो जाती हैं चीजें, सारा प्रोसेस कंप्लेक्स हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, देन प्योरिफिकेशन, देन कंप्रेशन, ये सब चीजें। तो यहां पे मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी कर दी कि भाई हम बताएंगे कि कौन सा हाइड्रोजन ग्रीन है या नहीं है, उसको हम सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ इस कंपनी ने जो हाइड्रोजन बनाया है इसको हमने सर्टिफाई किया है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है। अब इसको फायदा क्या मिलने वाला है? उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। उन्होंने उसी हाइड्रोजन को लेट से जापान भेजना है, कैसे पता लगेगा उनको कि ये लो सर्टिफिकेट है हमारे पास, सरकार ने इशू करके दिया। ठीक है जी? तो ये आइडिया बना ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन का, और इसको किसके तहत लॉन्च किया गया? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है कि हमने बाय 2030 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बना लेना है इंडिया में, 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है बाय 2030। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को इंप्लीमेंट कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जी, ठीक है, उसका एक टारगेट भी है, और उसको इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तौर पे अगर बात करें तो यहाँ पे डिमांड साइड इंटरवेंशन को भी एड्रेस किया जा रहा है, सप्लाई साइड इंटरवेंशन को भी एड्रेस किया जा रहा है कि कैसे आप यहाँ पे इंसेंटिवाइज करोगे लोगों को, कैसे इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करोगे, कहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो, कहाँ पे आप लेट्स से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर सकते हो। वो सब चीजों को एड्रेस किया जा रहा है जो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, जो ये सर्टिफिकेशन है ना, वो एक बॉडी देने वाली है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका नाम सुना है?
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो ये सर्टिफाई करेगी कि ये लो सर्टिफिकेट, ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन का सर्टिफिकेट है। अब उसके मैट्रिक्स पे भी काम करेंगे, बताएंगे कि यार कितने नंबर पे बनाएंगे वो ग्रीन हाइड्रोजन। तो सर्टिफिकेट कौन देने वाला है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, क्या ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रही है? दो क्वेश्चन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या ये स्टैट्यूटरी है? अगर है तो बताओ किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बिल्कुल सही बात है। पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बनाया गया? कोई बात नहीं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 के तहत इसको बनाया गया, 2002 में बनाया था इसको। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। सही है जी। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन का, उसमें क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड हैं? उसकी प्रोडक्शन इंक्लूडेड है, उसकी प्योरिफिकेशन इंक्लूडेड है, और उसकी कंप्रेशन इंक्लूडेड है। इतना याद रखना। फिर उसको किसके तहत ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो इंक्लूडेड नहीं है। उसको ट्रांसपोर्ट तो डीजल ट्रक में किया जा सकता है, वो तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो उसके लिए आपको ग्रीन हाइड्रोजन वाली ट्रेन भी चाहिए होगी, मुश्किल हो जाएगा। आपने प्रोडक्शन को रखा वहां पे, आपने प्रोसेसिंग को रखा, प्योरिफिकेशन को रखा और उसके कंप्रेशन को रख दिया, ट्रांसपोर्टेशन को नहीं रखना है आप। इतना याद रखो, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है वो ये है, ग्रीन सर्टिफिकेशन कब मिलेगा? जब एवरेज एमिशन इंटेंसिटी रिक्वायरमेंट जो है 2 किलोग्राम ऑफ CO2 है या इक्विवेलेंट ऑन पर केजी ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। यानी कि अगर 1 किलोग्राम आपने हाइड्रोजन बनाया है, उसको बनाने में, उसको प्योरीफाई करने में, उसको कंप्रेस करने में 2 किलो से कम CO2 होनी चाहिए यूज, जो एमिट हुई है। 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको रिजल्टेंट जो इमिशन निकाली है सिर्फ और सिर्फ 2 किलोग्राम CO2 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। अगर 3 है तो ग्रीन हाइड्रोजन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 2.5 है, नहीं मिलेगा। 1.8 है, मिल जाएगा। और याद रखिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन को हम कवर नहीं कर रहे, क्योंकि लॉजिक नहीं। हाँ वो तो बात है ही है, अभी के लिए तो चैलेंज है ही है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लेवल पे यही बेस्ट बन रहा है हमारे पास अभी। हाँ जी, कोई डाउट हो? डन, चले आगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर रिलीज 10 घड़ियाल्स इन रिवर चंबल टू बोल्स्टर द पॉपुलेशन। ऑलराइट, ये तो कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई घड़ियाल नाम की कोई स्पीशीज होती है, इसका IUCN स्टेटस जानना है हमने, इसका हैबिटेट जानना है हमने। घड़ियाल स्पीशीज का IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया। ठीक, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हैबिटेट की बात करते हैं, कहां पे रहते हैं? चंबल में। चंबल में तो और भी बहुत कुछ रहते हैं। फ्रेश वाटर है या सलाइन वाटर में भी रह लेता है? फ्रेश वाटर स्पीशीज है जी, राइट, फ्रेश वाटर स्पीशीज है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की में कहां पाई जाती है? रिवर चंबल में। और चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की, यमुना की, यमुना की। और रिवर चंबल किसी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी पास करती है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
ये तो घड़ियाल की बात करें, उनके जो बाकी जो भाई बंधु होते हैं क्रोकोडाइल्स, उनमें फर्क इतना है कि इसके केस में जो इसकी स्नाउट होती है बड़ी पतली होती है और उसके ऊपर एक बल्बस शेप बनी होती है, घड़े टाइप बनी होती है, इसलिए घड़ियाल नाम पड़ गया इसका। चलें आगे, नेक्स्ट, ऑलिव रिडले टर्टल्स, फटाफट। अब इनका नाम सुना हुआ है, इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? अगर वल्नरेबल होता तो इतना क्यों सुनते फिर इसके बारे में? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट। अरे एक्सटिंक्ट हो चुके तो सुनते ही नहीं ना फिर तो, बिल्कुल। वल्नरेबल भाई, वल्नरेबल, आईयूसीएन स्टेटस इनका है वल्नरेबल। और स्टडी क्या बोल रही है कि ऑलिव रेडली नंबर्स आर ग्रोइंग बट राइजिंग सैंड टेम्परेचर स्क्विंग द जेंडर रेशियो। यहां पे फेमिनाइजेशन ऑफ टर्टल हो रहा है विद राइजिंग टेम्परेचर, यहां पे फीमेल्स ज्यादा जन्म ले रही हैं। ठीक है, अब इसको दोनों रिस्पेक्ट से देख सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। क्लियर है जी? वल्नरेबल स्टेटस है इसका। और किस स्टेट के साथ ये न्यूज में रहता है? ओडिशा। वहां पे मास नेस्टिंग करते हैं ये, यानी कि जो फीमेल्स हैं वो आती हैं समुद्र से, वहां पे जो बीचेस हैं वहां पे दे ले डाउन देयर एग्स। उसके बाद वो मास नेस्टिंग का पार्ट बनता है कि मिलियंस के तादाद में आती है वहां पे। और उस मास नेस्टिंग के इवेंट को क्या बोला जाता है? अरीबाड़ा। अरीबाड़ा मास नेस्टिंग। और ये मास नेस्टिंग दो प्रोमिनेंट प्लेसेस पे होती है, एक है गहीर माथा, गहीर माथा मरीन सेंचुरी, गहीर माथा। गहीर माथा। और दूसरी है ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या, ये दो प्लेसेस हैं जहां पे मास नेस्टिंग होती है जी। क्लियर है? चले आगे। चल रहा था अभी। अरे कब हुई थी? अभी हुई थी। अभी मैं कंफर्म करके बता पाऊंगा, नवंबर के बाद में सीजन शुरू हो जाता है इनका। ठीक है, तो उसके बाद चलता है, तो एग्जैक्ट मेरे मंथ नहीं पता मुझे। ठीक है, बाकी अगर इनके हिसाब से चलना है तो अभी हुई थी। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी, चले आगे, नेक्स्ट, स्ट्रेटोवोल्केनोस। स्ट्रेटोवोल्केनोस लेयर्ड वॉल्केनो होने वाले हैं। क्या ये एक्सप्लोजिव होंगे? नहीं होंगे। क्यों होंगे एक्सप्लोजिव? बिल्कुल भी नहीं होंगे। सोच के बोला करो भाई। कल हमने कौन से वॉल्केनो किए थे, कल या परसों? शील्ड वॉल्केनो किए थे। क्या उसमें मैंने वर्ड एक्सप्लोजिव यूज किया था? शील्ड वॉल्केनो के केस में लावा कहां से आ रहा है? डीप डाउन द अर्थ आ रहा है, क्रस्ट से तो नीचे से आ रहा है, मेंटल कोर बाउंड्री से आ रहा है, हाईली मोल्टन फॉर्म में आने वाला है, तो आराम से निकल रहा है वो। लेकिन जब लावा एसिडिक नेचर का आने वाला है, उसकी विस्कोसिटी भी हाई होने वाली है, तो वो एक्सप्लोजिव नेचर का आने वाला है। तो जनरली देखने को मिलता है स्ट्रेटो वॉल्केनोस के केस में जो लावा बाहर आ रहा है वो एक्सप्लोजिव नेचर का आता है। और ये लेयर्ड वॉल्केनो इसीलिए बनता है कि एक लेयर बन गई यहां पे लावा की, सूख गई, उसके बाद दूसरी लेयर यहां बन जाएगी, तीसरी बन जाएगी, चौथी बन जाएगी, बहुत दूर तक नहीं फैलेगा। अगर फ्लूइड होएगा तो पहुंच जाएगा दूर तक, लेकिन यहां पे क्योंकि एसिडिक कंटेंट ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वहीं पे सॉलिडिफाई होता जा रहा है। गाढ़ापन, विस्कोसिटी ज्यादा मतलब गाढ़ा ज्यादा। ठीक, एग्जाम्पल यहां पे माउंट पेंटेल,
और अब आपका होमवर्क है कि इटली के केस में कौन सा स्ट्रेटोवोल्केनो है, उसके बाद जापान के केस में कौन सा स्ट्रेटोवोल्केनो है, और इंडोनेशिया के केस में कौन सा स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटो मतलब लेयर्स बना हुआ, लेयर। स्ट्रेटो मतलब स्ट्रेट अपने आप वर्ड का मतलब है लेयर्ड। तो हो क्या रहा है कि पहले एक बार लावा बाहर आया, बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं था, अगर फ्लूइड होता बहुत ज्यादा तो दूर तक फैल जाता, ठीक है। तो वो विस्कस ज्यादा था, और जैसे ही बाहर आया, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ से नहीं आया था वो, तो टेम्परेचर उसका वैसे ही कम था, तो जैसे ही ऊपर आया फटाफट सॉलिडिफाई हो गया। फिर दूसरी लेयर आई, वो भी बाहर निकली, फटाफट सॉलिडिफाई होगी। तीसरी फटाफट सॉलिडिफाई होगी। तो लेयर्स की फॉर्म में बन गया यहाँ पे स्ट्रेटोवॉल के। डन है जी। चले नेक्स्ट। अब अगेन वे फॉरवर्ड में लिख लेना है इसको। Ahmedabad Municipal Corporation becomes first urban local body to include separate climate chapter in its budget. इन्होंने क्लाइमेट चेंज को अच्छे से सीरियसली लेना शुरू कर दिया, अपने बजट में ही उसका चैप्टर ले आए कि इतने परसेंट हम अपना एक्सपेंडिचर यहाँ पे देने वाले क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। वो फ्लडिंग का पार्ट भी हो सकता है, वो उन स्ट्रेटजीज का पार्ट भी हो सकता है जो आपने अडाप्टेशन के पर्सपेक्टिव से अडॉप्ट करनी है, या मिटिगेशन के पर्सपेक्टिव से अडॉप्ट करनी है। आइडिया है कि अब क्लाइमेट चेंज पे आप काम करना शुरू कर, तो ये भी आपका वे फॉरवर्ड में जाने वाला है। क्लियर? चलें आगे, बस इतना ही लिख लेना बहुत है, दैट्स इट। चलें, नहीं चलना अभी? भाई बोर हो जाऊंगा मैं इतना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भाई, बजट तो हर साल होने वाला है, बजट तो हर साल होगा। हर साल हर रोज हमसे टैक्स तो लेते हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, तो हर साल बजट भी आएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, श्रीलंकमेश्वरा सेंचुरी। श्रीलंकमेश्वरा सेंचुरी आपको जानने की इतनी, सिर्फ इतना ही जानना है कि ये कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे कुछ एंशियंट रॉक्स पाए गए हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ राइटिंग्स वगैरह भी मिली हुई हैं, तो अपने को कंटेक्स्ट जानने की जरूरत नहीं है। रीजन के पर्सपेक्टिव से इतना जानना है कि श्रीलंकेश्वरा सेंचुरी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। और हाईली इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है कि यार ये ना इज द ओनली होम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड जर्डन कर्सर। जैसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं, क्या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो वैसे ही एक बर्ड है जिसका नाम है जर्डन कर्सर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फोटो दिखा दूंगा दोस्त बाद में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तो फिर भी अगर हैबिटेट की बात करें तो राजस्थान में मिल जाता है, कुछ गुजरात में मिल जाता है, महाराष्ट्र मिल जाता है, आंध्र प्रदेश कर्नाटका मिल जाता है। लेकिन जर्डन कर्सर की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पाया जाता है, और कहीं नहीं। उसका होम सिर्फ यही है, श्रीलंकमेश्वरा सेंचुरी, आंध्र प्रदेश में। और जर्डन कर्सर क्या है, एक नॉक्टर्नल बर्ड है, रात को एक्टिव होता है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रात को एक्टिव होते हैं। ठीक है जी, नॉक्टर्नल। हाँ हाँ, फोटो देखनी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी फोटोज देख के करते क्या हो, याद रहता है? लो, बस, ठीक है, पक्का। अब इसकी कोई वीडियो तो नहीं देखनी, चल जाएगा काम, चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट इज स्लोइंग डाउन एज पर रिसेंट स्टडीज।
अब इसको लिखना दोस्तों, जब आप लिख रहे होगे अगेन इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जब आप इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हो, उसमें आप लिखते हो इकोसिस्टम की बात करो, चाहे उसमें बायोडाइवर्सिटी का पॉइंट लिखते हो कि यार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उससे स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ये होती जा रही है, सी लेवल राइज होता जा रहा है, आइस मेल्टिंग हो रही है। उसी के साथ आप यहाँ पे पॉइंट भी लिख सकते हो कि जो आपकी ग्लोबल ओशियानिक सर्कुलेशंस हैं, वो भी इम्पैक्ट हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो स्टडी बोल रही है कि एंटार्क्टिक सरकम पोलर करंट है, वो स्लो डाउन हो रहा है। ओशन करंट्स पे हमने चर्चा की थी जब हमने क्लास लगाई थी ज्योग्राफी की, राइट। ओशन करंट क्या होता है? मास, अ मास ऑफ वाटर, ओशियन वाटर विच इज फ्लोइंग। वेव क्या होती है? वेव में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। वेव के केस में पार्टिकल्स, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, मूव नहीं कर रहे, फॉरवर्ड नहीं जा रहे, वो वहीं पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की, हम बात करते हैं ओशन करंट्स की। हम बोल्ट करंट एक ओशन करंट है, लेब्राडोर करंट एक ओशन करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक करंट है, गल्फ स्ट्रीम एक करंट है, राइट। तो वो क्या है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओशन करंट। तो एक ऐसा ही ओशन करंट है जो कि अंटार्कटिका के अराउंड चलता है। अगर इसको हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लो, ये ग्लोब है, सबसे नीचे अंटार्कटिका होने वाला है, उस अंटार्कटिका के अराउंड कुछ ऐसे चक्कर काटेगा एक करंट, कुछ ऐसे। मास ऑफ वाटर है जो मूव कर रहा है कुछ ऐसे, उसका नाम है अटलांटिक सरकम पोलर करंट। एंटार्कटिका के अराउंड चल रहा है, सरकम पोलर मतलब पूरा चक्कर काट रहा है, ठीक है। अब इस पे स्टडी बोलती है कि यार बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ना, ये स्लो डाउन होता जा रहा है, इसकी स्पीड स्लो होती जा रही है। अगर इसकी स्पीड स्लो हो रही है तो उसका कोई ना कोई इंपैक्ट वहां की बायोडाइवर्सिटी पे पड़ने वाला है। अब जैसे अगर बात करें, अगर ये ठीक ठाक चलता रहेगा तो ये इन्वेजिव स्पीशीज को दूर रखने वाला है अंटार्कटिका के केस में, क्योंकि मास ऑफ वाटर है, बड़ी तेज चल रहा है, यहाँ की स्पीशीज यहाँ रहने वाली है, इधर की यहाँ रहने वाली। लेकिन जब ये स्लो डाउन हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ से स्पीशीज आ सकती है। सिमिलरली जो वार्म वाटर है इक्वेटर वाली साइड से, वो भी यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मेल्टिंग हो सकती है अंटार्कटिका रीजन की। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अपने लिए इतना काम चल जाएगा कि जब हम बात करें इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में, उसमें हम ग्लोबल ओशियनिक सर्कुलेशन की भी बात कर रहे हैं, उसमें ये बात लिख सकते हैं कि भाई आर्कटिक या एंटार्क्टिक सरकम पोलर करंट है, वो स्लो डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। डन है जी, चले आगे नेक्स्ट। सर जो ये विंड्स हैं या जो ये करंट है, वो आप देखोगे विंड ड्रिवन भी होता है, ठीक है। अब ये वेस्टवर्ड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे वेस्टर्ली चल रही होती है नीचे। जब हम बात करते हैं तो नीचे आप बात करते हैं वेस्टर्ली चल रही होती है, वो इसको पुश करती है। अब वो वीक हो रही है, वो वीक हो रही है। उसके अलावा इसके ऊपर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम भी एक्ट करती है। जेट स्ट्रीम बनती है टेम्परेचर के कंट्रास्ट की वजह से, राइट। तो अगर ओवरऑल जो आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो टेम्परेचर कंट्रास्ट है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने वाला, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जेट स्ट्रीम भी वीक होने वाली। उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ने वाली अंटार्कटिका के केस में भी, तो वहां पे भी उतना हाई प्रेशर नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। आप एक चीज को पकड़ के बता नहीं पाओगे कि इसकी वजह से स्लो डाउन हो रहा है। हाँ जी। जो पानी की मूवमेंट होती है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरीली बाय विंड्स। अगर विंड स्ट्रांग होगी तब पानी चल पड़ेगा। उसके साथ साथ दूसरे जो इंपैक्ट आता है, डेंसिटी का इंपैक्ट आता है हमेशा।
कि कितना पानी की डेंसिटी है, कितनी नहीं है। तो अपने आप में आपका जो रीजन है वो सिर्फ उतना वैलिड नहीं होने वाला कि अगर वहां पे मेल्टिंग हो रही है उसकी वजह से ज्यादा पानी आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने। डेंसिटी भी देखनी पड़ती है। जब हम बात करते हैं, लेट्स से आइस की बात करते हैं, तो जब आइस फॉर्मेशन होती है तो जहां पे होती है वहां पे डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आइस बनती है तो वो सिर्फ पानी होता है, प्योर फॉर्म होता है। जितना सॉल्ट होता है उसको वो रिजेक्ट कर देती है, ब्राइन रिजेक्शन बोलते हैं उसको। वही रिजेक्टेड सॉल्ट कहाँ होगा? नीचे पानी में होगा, जिसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। तो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है सारा। अपने लिए जीएस के पर्सपेक्टिव से इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चल जाएगा काम कि यार इसका स्लो डाउन हो रहा है, बस। चले आगे, नेक्स्ट। चलिए, इंडिया इज लुकिंग फॉर ओवरसीज कॉपर डिपॉजिट्स टू सिक्योर कॉपर सप्लाई। कहां पे? ज़ैम्बिया। ठीक है, इंडिया के केस में अगर बात करोगे कॉपर की, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? राजस्थान, बिल्कुल सही बात है भाई। और फिर मध्य प्रदेश। कोई इंपॉर्टेंट माइंस की बात, खेतरी माइंस कहाँ पे? राजस्थान। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के केस में बालघाट माइंस, बालघाट माइंस। और क्या कॉपर हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में इंक्लूडेड है? बिल्कुल है जी। जो 30 मिनरल्स हमने लिस्ट कर रखे हैं उसमें उसमें से कॉपर भी एक है। राइट, कल इसको समझाया था मैंने, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इंडिया की डेवलपमेंटल जर्नी, इंडिया की सिक्योरिटी नीड्स के लिए जो जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट है उसको हमने 2022 में लिस्ट जारी की, उसमें लिख दिया कि अब इनकी सोर्सिंग करना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, इसकी सप्लाई को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। अगर तो हमारे यहाँ पे हैं तो एक्सप्लोर करो, एक्सट्रैक्ट करो, नहीं है तो जहां पे हैं उनके साथ अपना हाथ मिलाओ और वहां से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करो। तो यहाँ पे ज़ैम्बिया के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया और यहाँ पे अब हम 9,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो ब्लॉक है उसको सिक्योर कर लिया। और इसके बाद एक्सप्लोरेशन के बाद अब धीरे धीरे वहां से माइनिंग हो सकती है शुरू। डन है जी, चले आगे, नेक्स्ट। वेलेस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां पे बात करने वाले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज की। ये एक हाइपोथेटिकल लाइन प्रपोज की गई जो कि इंडोनेशिया को ऐसे डिवाइड करती हुई जा रही है और बोला गया कि इस साइड पे जो स्पीशीज हैं उनके जो ट्रेड्स हैं थोड़े एशियन है, बता रहा हूं आराम से। इस साइड पे जो हैं उनके जो ट्रेड्स हैं या जो यहाँ पे स्पीशीज हैं वो थोड़ी ऑस्ट्रेलियन टाइप है। एक एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगा। कंगारू कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। क्या इंडिया में है? बांग्लादेश में है? मलेशिया में है? नहीं है। म्यांमार में है? नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो अलग टाइप की स्पीशीज हैं बिल्कुल। मुझे समझ आता है कि यार 7 बिग कैट्स हैं, वो 4 पैरों में चलती हैं, थोड़ी थोड़ी रिजेंबलेंस है लॉयन और टाइगर की, समझ आता है। लेकिन कंगारू अपने आप में बिल्कुल अलग ही एनिमल है यार। तो ऐसा क्या हो गया कि यार यहाँ पे जो एनिमल्स आपको दिख रहे हैं ना वो एक टाइप के हैं और यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो अलग टाइप के हैं। तो एल्फ्रेड वेलेस नाम था भाई का, उसने बोला कि यार एक लाइन डिवाइड करती है इनको, वेलेस लाइन। यहाँ पे अलग स्पीशीज पाई जाएंगी जिनका ट्रेड्स अलग होने वाले, अलग टाइप के होंगे, और यहाँ पे अलग पाई जाएगी। इन्होंने बोला कि ये लाइन बन रही है, अगेन वाटर बॉडीज बीच में है,
कि इसको क्रॉस नहीं कर पाई स्पीशीज, तो इधर वाली की अलग एवोल्यूशन चली और इससे इधर वाली की अलग एवोल्यूशन चली। जब आइस एज का टाइम भी चल रहा था, आइस एज के टाइम पे ग्लोबल सी लेवल की बात करो तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं था, वो कम ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं इनकी डेप्थ इतनी ज्यादा थी कि स्पीशीज इधर वाली इधर नहीं आ पाई और इधर वाली इधर नहीं आ पाई। तो इनकी एवोल्यूशन अलग हुई है और इनकी अलग हुई है बिल्कुल। वेलेस लाइन, और आपके लिए प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है वेलेस लाइन किस चीज के साथ लिंक्ड है, क्या वो स्पीशीज को डिवाइड करने की एक लाइन बनाई गई है या बायोडाइवर्सिटी, कुछ ऐसा। क्लियर है जी, डन, चलें आगे। हाँ जी चलें, चलो। इंडिया हैज emerged as the world's third largest biofuel producer। अब ये जो हम कवर कर रहे हैं मार्च अप्रैल के आसपास की बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल के आसपास की बात कर रहे हैं, और इसी से लिंक होके आपके लिए इस बार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना कि अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बना है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स कौन है। वही क्वेश्चन था। लार्जेस्ट अमेरिका, सेकंड लार्जेस्ट ब्राजील, थर्ड लार्जेस्ट इंडिया। तो इसलिए जब हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे होते हैं थोड़ा सा हमने वाइडर एंगल कवर करना होता है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है जी। तो इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स टू प्रमोट बायोफ्यूल यूज, बायोफ्यूल अलायंस एक, दूसरा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, टारगेट क्या है उसका 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025-2026। कितनी अचीव कर ली हमने 19 पॉइंट के आसपास कर लिए, तो उससे पहले ही कर लेंगे हम। और उसके साथ साथ पीएम जीवन स्कीम, पीएम जीवन स्कीम सेकंड जनरेशनल जो बायोफ्यूल्स होते हैं उनको प्रमोट करने की बात करते हैं। गोबर धन, बिल्कुल सही बात है, राइट। इसके साथ साथ एक और स्कीम है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, SATAT। यहां पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हो आप। हाँ जी, नहीं वो बायोफ्यूल के लिए कुछ नहीं आने वाला उसमें, बायोफ्यूल में नहीं आने वाला। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, SATAT, ये नाम ही है इसका। यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रमोट करने की बात करते हैं। क्लियर है जी, चल जाएगा काम अपना, चल जाएगा। नेक्स्ट, फाइनली प्रधानमंत्री साहब ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बैठक को चेयर कर ही लिया। 2012 के बाद पहली बारी इस बॉडी को चेयर किया था। अब हम चिल्ला चिल्ला के तो बोल देते हैं अपना कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का चेयरपर्सन कौन है, पीएम साहब। उनको ये इंफॉर्मेशन थोड़ी देर बाद पता लगी, तो फाइनली उन्होंने बैठक बुलाई। ठीक है, तो इन जनरल 7th मीटिंग हुई है तब से लेके अब तक। सही है जी। और इसी मीटिंग के दौरान फिर उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, उनमें से एक था कि डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट को रिलीज किया उन्होंने, जिसके तहत उन्होंने बोला कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन डॉल्फिन की है वो है उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, देन वेस्ट बंगाल में, देन असम में डॉल्फिन्स की। तीन टाइप की डॉल्फिन होती है हमारे यहाँ पे, गैंगेटिक, इंडस एंड देन इरावडी। इनमें से ब्रैकिश वाटर में कौन सी पाई जाती है, इरावडी। इरावडी वैसे रिवर का नाम है, म्यांमार में होती है। ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि आपने तीनों टाइप की जो डॉल्फिन्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उनके IUCN स्टेटस क्या क्या है, सब जानना है। क्लियर है। तो जब इसकी बात करें तो मेजरली हम बात करें गैंगेटिक डॉल्फिन की, क्योंकि वैसे भी इंडस डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन इंडिया में वैसे बहुत कम है।
क्लियर? तो यूपी में सबसे ज्यादा, देन बिहार में, देन वेस्ट बंगाल एंड देन असम। प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और डिसीजन लिया गया, नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया जूनागढ़ में। अब मैं स्टार क्यों मार्क कर रहा हूं यार, क्योंकि यार बड़ा छोटा सा बच्चा होता था मैं, 2012 के बाद पहली बार इसकी मीटिंग हो रही है, और वो भी इंपॉर्टेंट डिग्निटरी बैठे हैं उसकी मीटिंग में, तो उसमें जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी उसके आउटकम आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ जूनागढ़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात की जाएगी। मान लो एक हॉस्पिटल टाइप बना दिया गया, ठीक है, कोई लेट्स से किसी लॉयन की बात करें, लॉयन को लेट्स से कोई बीमारी आ गई वहां पे, तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जाने वाले, उसको आइडेंटिफाई करना कौन सी बीमारी है, यहाँ से जाने वाले। वो बनता है, वो बनता है, ठीक। चलें, उसके साथ साथ चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को, गांधी सागर की तो बात कर ही ली थी हमने, और साथ साथ बनी ग्रासलैंड्स तक भी एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि गुजरात में। चीता को कोनो नेशनल पार्क में लेके आए थे, उसके बाद बोला क्या कि इसको कब तक यहाँ पे रखेंगे, बोर हो जाएगा बेचारा, तो कुछ बोला कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भेज देते। और उसके साथ साथ अगेन थोड़ा सा बोला कि बनी ग्रासलैंड्स जो हैं गुजरात में, वहां पे भी भेजे जा सकते हैं, क्योंकि ग्रासलैंड उसका नेटिव हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, सॉरी। क्लियर है जी? डन। इसके साथ साथ नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान और न्यू प्रोजेक्ट 2, ये जानने की इतना जरूरत नहीं है, ये भी चल जाएगा अपना काम। हाँ, इसको जान लो यार, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको वैसे जब मैं लॉयन स्पीशीज करवा रहा था, लॉयन प्रोजेक्ट करवा रहा था, तब भी मैंने बोला था कि गिर नेशनल पार्क के अलावा भी कुछ जगहें हैं गुजरात में जहां पे लॉयंस पाए जाते हैं, उनमें से बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। और कौन सी थी? गिरनार और मितियाला, मितियाला। बारडा, हाँ। चलें आगे। मालधारी ट्राइब, मालधारी ट्राइब, समाप्ति है जी। डन, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और इसको पढ़ लिया करो भाई, नहीं तो एंड में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, रिवाइज करने का मन नहीं करेगा, और मेरे हिसाब से समझो फिर तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। या आपने क्लास भी लगा ली यहाँ पे आके, आपने क्लास भी लगाई, आपने रिवाइज भी नहीं किया, अगर अब नहीं करोगे तो बाद में नहीं हो पाएगा, क्लियरली बता रहा हूँ। 6-7 दिन हुए हैं अपने, और आपके नोट्स इतने बन चुके होंगे, तो अगर डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं कर रहे, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।